हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स स्टडी में। पिछली कई वीडियोस से हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम काफ़ी सारे टॉपिक्स उसमें पढ़ चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी। थोड़ा बहुत रेजिस्टिविटी के बारे में हम आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं, मगर इस बार इसका डिटेल्ड एनालिसिस करा जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? जैसे कि पुरानी वीडियोस में आपको बताया जा चुका है कि जो रेजिस्टिविटी है वो भी एक तरीके की रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है? कंडक्टर की रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टिविटी है वो भी एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस ही है, मगर जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ पे डिपेंड करती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करती है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। बट जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि लेंथ और थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है किसी भी कंडक्टर के। अब ये अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है तो सवाल ये उठता है कि डिपेंड ये असल में करती किसके ऊपर है? तो जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया यानी लेंथ और थिकनेस के ऊपर डिपेंड ना करके मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं किसी भी कंडक्टर के, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक ट्रेट्स होती हैं किसी कंडक्टर की, उन पे डिपेंड करती है। तो यानी कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ना करके किसी भी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करे, यानी कि that resistance of a conductor which does not depends upon the length and area of cross section means thickness of the conductor but depends upon the material characteristics of the conductor is known as resistivity। रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो ये है रो। इसको RHO रो पढ़ते हैं। इसे आप P मत समझिएगा, ये रो है, ये एक अलग सिंबल है। तो अगर हम SI यूनिट की बात करें रेजिस्टिविटी की, तो उसको देखते हैं कि वो होगी क्या। वैसे वो ओम मीटर होती है, बट मैं आपको समझा दूं कि ओम मीटर आया कहाँ से। सबसे पहले ये देखिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था रेजिस्टिविटी की टर्म्स में? R इजिकल्स रो L बाय ए। ये था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी की टर्म्स में। तो यहाँ से रो क्या आया? R इंटू ए बाय एल। रो इजिकल्स R इंटू ए बाय एल। अब ध्यान से देखिएगा, रेजिस्टेंस को नापा जाता है ओम्स में, एरिया को नापा जाता है मीटर स्क्वायर में, और लेंथ को मीटर में। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर। तो यूपर अगर 2 मीटर है और नीचे 1 मीटर है तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल्ड आउट, तो हमारे पास बचा क्या? ओम मीटर। इसीलिए रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम मीटर। ओके, तो जो रेजिस्टेंस की यानी कि रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम मीटर, और रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो होती है ओम। ओके, तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टिविटी का। जैसे कि आपने ऊपर देखा ही, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? रो L बाय ए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया था? सबसे पहले R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, R रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, तो इससे हमें मिलता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L बाय ए के। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मान लीजिए कांस्टेंट आया K। अब K कांस्टेंट आया तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया जो K है वो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है, तो K की जगह हम रो डाल देते हैं, यानी रेजिस्टिविटी का सिंबल रो डाल देते हैं, तो R आ जाता है रो L बाय ए। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो रो आ जाएगा यहाँ से, रो इजिकल्स आर ए बाय एल। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला। अब इसको अगर आप थोड़ा और एडवांस्ड वे में समझना चाहते हैं तो R की जगह V बाय आई डाल दीजिए, क्योंकि ओम्स लॉ से हमें पता है R क्या होता है? V बाय आई। तो यहाँ से जो रो का नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा वो आएगा V बाय आई इंटू ए बाय एल। सिंपल। रो का जो फॉर्मूला आएगा नेक्स्ट वो होगा V बाय आई इंटू ए बाय एल। ओके, तो ये होगा रो का नेक्स्ट फॉर्मूला। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी का नहीं, रेजिस्टेंस का। वो होता है
जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, बट कुछ चीज़ों को समझने के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और वो फॉर्मूला क्या था? R इजिकल्स ml/n e² टाउ a, जहाँ पे m क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, e क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो e² क्या होगा? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और a होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि r था ml/n e² टाउ a। ओके, r है हमारा ml/n e² टाउ a। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। अब रेजिस्टेंस का आपने एक और फॉर्मूला देखा, R इजिकल्स रो एल बाई ए, जहाँ से हमें मिला रो इजिकल्स आर ए बाई एल। तो अगर रो आर ए बाई एल है और आर की वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें, आर की ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें, तो आएगा ml/n e² टाउ a इंटू ए बाय एल। ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो रो का जो फॉर्मूला आया वो आया m/n e² टाउ a। रो का फॉर्मूला क्या आया? m/n e² टाउ a। ठीक है, जैसे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था ml/n e² टाउ a, अब यहाँ रो का आया m/n e² टाउ a। माफ कीजिएगा, a नहीं, सिर्फ टाउ, क्योंकि a तो कट चुका है। ओके, अब यहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। वो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, e यानी कि जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है वो भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या? n और टाउ, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और टाउ यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जब कांस्टेंट यानी m और e का स्क्वायर जब हटेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस आ जाएगा, और यहाँ पे हमें इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी समझ आएगी, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पहली बात n के, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, और जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाउ के, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के। यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा, ज़्यादा रिलैक्स करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर इसका वाइस वर्सा। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम से बाउंडेड नहीं है, अगर उनकी संख्या बढ़ेगी तब भी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, या फिर इसका वाइस वर्सा। ओके, तो इतना सब कुछ था रेजिस्टिविटी के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस आप अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस का, बट फिर भी उसको थोड़ा अलग वे में समझना इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। तो आइए गाइज, आप समझते हैं कंडक्टेंस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं पहली लाइन में क्या लिखा है कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट, यानी कि उल्टा। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। तो कंडक्टेंस क्या हुआ? रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि कंडक्टेंस का मतलब हुआ कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे किसी सर्किट में, यानी कितनी आसानी से करंट डेवलप होगा किसी भी सर्किट में, वो है आपका कंडक्टेंस। ओके, वो चीज़ है आपकी कंडक्टेंस। तो जैसे कि मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, जी से डिनोट करा जाता है हमारे कंडक्टेंस को, जी से डिनोट करा जाता है कंडक्टेंस को। जी होगा 1/r, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है V/I। तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया? I/V। कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया, यानी जी का फॉर्मूला हो गया I/V, जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है ρL/A। तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया? A/ρL, यानी कि एरिया डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लेंथ क्या होगा हमारा? कंडक्टेंस। ओके, यानी रेजिस्टेंस के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको उल्टा कर दीजिए तो आपको कंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर मैं वो जो वाला फॉर्मूला है ml/ne² टाउ है, वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और इसका यूज़ भी है नहीं इतना कंडक्टेंस में। तो नॉर्मल इतना समझ लीजिए, ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है कंडक्टेंस के लिए। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की होती है ओम्स, जी होता है 1/r, यानी कि जी की यूनिट होगी 1/ओम, 1/ओम। अब कोई भी चीज़ 1/ओम होती है, इसका मतलब क्या है? वो है ओम इनवर्स। कोई भी चीज़ नीचे लिखी हो और इस नीचे वाली चीज़ को अगर हम ऊपर ले आएँ तो उसमें इनवर्स का साइन एज अ पावर एड अप हो जाता है, तो 1/ओम हो जाएगा ओम इनवर्स। अब इस ओम इनवर्स के लिए एक नया टर्म बना रखा है। इस ओम इनवर्स को
यानी ये जो ओम इनवर्स है इसे महू भी कहा जाता है। OHM इनवर्स यानी ओम का उल्टा, ओम इनवर्स का मतलब है ओम का उल्टा यानी कि MHO, और ओम का उल्टा क्या है MHO, तो MHO इसे कहते हैं महो। क्या कहते हैं इसे? महो। ओके, तो आइए ज़रा इसके बारे में समझने की कोशिश करें। ओम्स लॉ से हमें क्या पता है? V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, जब आपकी फिजिकल कंडीशंस किसी भी कंडक्टर की कांस्टेंट रख दी जाए। अब जब V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V क्या आया हमारा? V आया I इंटू R। अब हम V बाई आई तो बहुत बार देख चुके हैं कि R होता है। अब ज़रा देखा जाए कि I बाई V क्या होगा। I बाई V यानी I बाई V आएगा हमारा 1 बाय R, यानी कि 1 अपॉन R, और 1 अपॉन R क्या है हमारा? G। तो सिंपल, यहाँ से हमें क्या मिल गया? G है हमारा I बाय V, यानी कि करंट को अगर डिवाइड करें हम किससे? वोल्टेज से, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हमें मिल जाएगा हमारा कंडक्टेंस। ओके, आइए अब एक नई चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ओम्स लॉ से आप जानते हैं, ओम्स लॉ का जो ग्राफ है, यानी जो V और I के बीच का ग्राफ है, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। V और I के बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और उसका जो स्लोप है वो आता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था V बाई आई, इसीलिए हमने V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करा। अब G का जो फॉर्मूला है वो है I बाई V, तो यहाँ पर हम I और V के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लीनियर ग्राफ भी मिलेगा, बट यहाँ पे स्लोप जो होगा वो 1 बाय R हो जाएगा, R होने की बजाय, और 1 बाय R होने का मतलब सिंपल G हो जाएगा, यानी स्लोप हमारा यहाँ पे G हो जाएगा। आइए लिख के देखते हैं। स्लोप है हमारा tan थीटा के बराबर, हमेशा की तरह। tan थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इस चीज़ को कोई नहीं बदल सकता। परपेंडिकुलर ऑलवेज y2 माइनस y1 रहेगा, बेस हमेशा x2 माइनस x1 रहेगा। ये पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट है, क्योंकि y2 कांस्टेंट है, y1 कांस्टेंट है, x2 और x1 भी साथ में कांस्टेंट है, तो इनका सब्सट्रैक्शन का जो डिवीज़न है, सब्सट्रैक्शन के बाद जो इनका डिवाइड आएगा डिवीज़न, वो भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे कांस्टेंट है क्या? 1 बाय R, क्योंकि पूरा ग्राफ पलट चुका है। अब V की जगह I आ चुका है और I की जगह V आ चुका है यहाँ पे, यानी डेल्टा V आ चुका है, और 1 बाय R क्या होता है हमारा? G। तो सिंपल इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि V और I के बीच का ग्राफ से एक स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप R होता है। अब उस ग्राफ को अगर हम पलट दें तो I और V के बीच का ग्राफ मतलब वो भी स्ट्रेट लाइन है और उसका स्लोप 1 बाय R है, यानी कि G है। तो इतना था हमारा कंडक्टेंस के बारे में। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। अब हम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जी हाँ, कंडक्टिविटी के बारे में। तो आइए समझते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आइए अब समझते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। जैसे हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा। कंडक्टेंस क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसी तरह कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी का इन्वर्स को कहते हैं कंडक्टिविटी। सिंपल के से इसको डिनोट करते हैं, तो के क्या आ गया? 1 बाय रो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आ गया 1 बाय रो। रो का फॉर्मूला क्या होता है? अब आर ए बाय एल, तो यहाँ से के क्या आ गया? एल बाय आर ए, यानी कि लेंथ डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें देगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को भी आप कंडक्टेंस की तरह ही समझ सकते हैं कि मतलब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसी भी कंडक्टर में। इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में जस्ट मैथमेटिकल टर्म्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी उनके फॉर्मूले को लेकर और एसआई यूनिट्स को लेकर। तो आइए बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट के बारे में। इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल्स 1 बाय रो, और आपको पता है कि रो की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। तो के की एसआई यूनिट क्या हो गई? 1 बाय ओम मीटर, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आपको बताया जा चुका है कि ओम इनवर्स का मतलब क्या है? ओम इनवर्स का मतलब है महू, और मीटर इनवर्स तो मीटर इनवर्स ही हुआ। अब महू पर मीटर है आपकी इसकी एसआई यूनिट। कंडक्टेंस में मैं आपको बताना भूल गया कि महू को एक और टर्म से डिनोट करा जाता है, और वो होता है एस, यानी कि साइमंस। तो साइमंस पर मीटर है इसकी एक्चुअल यूनिट। साइमंस को आप एस से भी दिखा सकते हैं और मीटर को एम से भी। तो एस बाय एम यानी कि साइमंस पर मीटर, या फिर महू पर मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर महू मीटर इनवर्स, ये है इसकी एसआई यूनिट्स। ज़्यादातर ये यूज़ करा जाता है साइमंस पर मीटर, बट आपको सारी याद होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक से कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।